नमस्कार। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो ये सिर्फ राजाओं या राजवंशों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो उन मैदानों पर भी लिखा गया है जहां एक एक लड़ाई ने साम्राज्यों की पूरी तकदीर ही पलट दी। आज हम उन्हीं निर्णायक लड़ाइयों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने इस धरती का नक्शा बनाया और मिटाया भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है और फिर कैसे एक ही झटके में बिखर जाता है। भारत की कहानी में इसका जवाब छिपा है। ये संघर्ष और जीत की एक ऐसी दास्तां है जहां जंग के मैदान में लिया गया एक फैसला आने वाली कई सदियों के लिए लाखों लोगों का मुकद्दर लिख देता था। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं। कुछ तारीखें हैं जो हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। 1192 में तराइन का युद्ध जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1526 में पानीपत की लड़ाई जहां से मुगल दौर का आगाज हुआ। फिर 1757 में प्लासी का वो युद्ध जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को शासक बना दिया। और आखिर में 1849 जब आंग्ल सिख युद्धों के बाद ब्रिटिश राज का सूरज हिंदुस्तान पर पूरी तरह से छा गया। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी बल्कि इतिहास के वो मोड़ थे जिन्होंने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के उन युद्धों से, फिर देखेंगे कि कैसे सल्तनत और मुगलों का आगमन हुआ। इसके बाद मुगल साम्राज्य के शिखर और उसकी दरारों को परखेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो हमारी कहानी की जड़ें वो बहुत गहरी हैं, प्राचीन भारत के उन पहले संघर्षों में जिन्होंने इस भूमि पर साम्राज्य की सोच को ही जन्म दिया। वैदिक काल में परुष्णी नदी के किनारे हुआ दशराज युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध, जहां एक राजा सुदास ने 10 राजाओं के गठबंधन को हराया। ये शायद भारत का पहला बड़ा सत्ता संघर्ष था। और फिर सदियों बाद 326 ईसा पूर्व में हाइडिस्पीस की लड़ाई, जहां एक तरफ सिकंदर की पूरी दुनिया जीतने की चाहत थी तो दूसरी तरफ था राजा पोरस का गजब का हौसला। भले ही पोरस हारे, पर उनकी बहादुरी ने सिकंदर जैसा विजेता भी उनका कायल हो गया। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं बल्कि आने वाले साम्राज्यों की नींव के पत्थर थे। लेकिन इन सब में एक लड़ाई ऐसी थी जिसका असर तलवारों से कहीं ज्यादा गहरा हुआ। वो था मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ महासंग्राम। इस जंग में जो तबाही हुई उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कलिंग की धरती पर 1 लाख से भी ज्यादा जानी गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा भीषण नरसंहार था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस तबाही ने जीतने वाले सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जहां उन्होंने हमेशा के लिए लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया और शस्त्रों से जीत की जगह धर्म और राइचसनेस से दिलों को जीतने का रास्ता अपनाया। एक युद्ध ने एक सम्राट को चंड अशोक से देवानाम प्रिय अशोक बना दिया। तो अब कहानी में सदियां बीत जाती हैं और आक्रमणकारियों की एक बिल्कुल नई लहर आती है हिंदुस्तान के उत्तरी मैदानों पर कब्जे के लिए। और इस बार भारत का पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब तराइन के मैदान में देखिए, किस्मत ने सिर्फ 1 साल में क्या गजब का खेल दिखाया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया और उसे जिंदा वापस जाने दिया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में गोरी पूरी तैयारी के साथ लौटा और इस बार जीत उसकी हुई। ये वो जीत थी जिसने दिल्ली के दरवाजे एक नई ताकत के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। गोरी की इसी जीत ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जिसने करीब 300 साल राज किया। लेकिन इस सल्तनत का अंत भी एक जंग के मैदान में ही लिखा था। 1526 में एक नया हमलावर बाबर अपनी सेना लेकर पानीपत के मैदान में आ खड़ा हुआ। पानीपत में बाबर की जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। असल में ये नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी की जीत थी। उसने पहली बार भारत में बारूद और तोपखाने का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जिसने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को घुटनों पर ला दिया। लेकिन पानीपत तो बस शुरुआत थी। अगले 4 सालों में उसने खानवा में राणा सांगा को, चंदेरी में मेदिनी राय को और घाघरा में अफगानों को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया।
तो बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य की नींव रखी वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना। लेकिन जाहिर है इतने बड़े साम्राज्य को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसकी सत्ता को हमेशा अंदरूनी बगावतों और बाहरी खतरों से चुनौती मिलती रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था बाबर का बेटा हुमायूं। शेर शाह सूरी ने उसे चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हराकर हिंदुस्तान से ही बाहर निकाल दिया। जरा सोचिए, साम्राज्य का बादशाह 15 साल तक बिना तख्त के मारा फिरता रहा। ये दिखाता है कि उस दौर में सत्ता कितनी नाजुक हुआ करती थी। उसे अपनी गद्दी सरहिंद की लड़ाई जीतकर ही वापस मिल सकी। फिर अकबर का दौर आया, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी, इन युद्धों ने मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर पहुंचा दिया। लेकिन एक तरफ जब मुगल उत्तर में मजबूत हो रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिण में तालीकोटा की लड़ाई ने एक ताकतवर विजयनगर साम्राज्य को तबाह कर दिया था। हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन पर नई दरारें पड़ रही थीं और नए संघर्षों के बीज बोए जा रहे थे। लेकिन साम्राज्य को सबसे ज्यादा कमजोर किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि अपनों के ही खून ने किया। उत्तराधिकार की लड़ाइयां, यानी तख्त के लिए भाइयों के बीच की जंग, इसे अंदर से खोखला कर रही थी। शाहजहां के बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ और देवराई में हुई लड़ाइयां इसका सबसे क्रूर उदाहरण है। और जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ती गई, एक नई ताकत समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। और ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, इनका मकसद लूटना नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहाँ राज करना था। इसकी शुरुआत हुई 1757 में प्लासी के मैदान से। सच कहें तो ये एक लड़ाई कम और एक धोखा ज्यादा थी, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का मालिक बना दिया। और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो 1764 में बक्सर की लड़ाई ने पूरी कर दी, जब कंपनी ने मुगल बादशाह अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की मिलीजुली सेना को हरा दिया। इसके बाद एक ट्रेडिंग कंपनी अब हिंदुस्तान की शासक बन चुकी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय ताकतों को खत्म करना शुरू किया। उनका पहला बड़ा निशाना था दक्षिण में मैसूर का राज्य। उन्होंने मैसूर से 4 जंगें लड़ी। पहले 2 युद्धों में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन तीसरे युद्ध में टीपू को अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा और चौथे और आखिरी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। उनका प्रतिरोध खत्म होते ही मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मैसूर के बाद अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थे ताकतवर मराठा, और उनको हराना बिल्कुल आसान नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने उनसे भी 3 लंबी लड़ाइयां लड़ी। पहले युद्ध में तो मराठे भारी पड़े, लेकिन दूसरे युद्ध तक अंग्रेजों ने मराठा सरदारों में फूट डाल दी और उन्हें काफी कमजोर कर दिया। और तीसरा युद्ध, वो तो मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं बची थी। तो अब बस एक आखिरी आजाद राज्य बचा था, उत्तर पश्चिम में महाराजा रणजीत सिंह का शक्तिशाली सिख साम्राज्य। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने 2 युद्धों में सिखों को भी हराया और 1849 तक पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत का परचम लहराने लगा। तो प्राचीन राजाओं से लेकर कॉलोनियल ताकतों तक ये लड़ाइयाँ यही बताती हैं कि भारत का नक्शा हमेशा से तलवार की नोक पर ही बनता और बिगड़ता रहा है। लेकिन अगर इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि इन जंग के मैदानों की मिट्टी में हारने वालों की कितनी ही अनकही कहानियां दफन होंगी। क्योंकि हर सरहद के पीछे एक जंग का मैदान होता है और हर जीत के पीछे एक अनसुनी हार,